Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So students, today we shall discuss about the agro-based industries, the new topic of there. In the previous video we have discussed about that the classifications of industries. So many classification we have discussed, approximately 5. Okay. सो फर्स्ट नंबर वॉज दैट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाकर हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसके इनसाइड है क्या. ठीक है ना. तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है क्या, माने इसका मतलब ये कि जो कृषि से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ है, उससे हम क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. नंबर 1 क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. ठीक है ना. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होता है जो टेक्सटाइल से क्या होता है, जुड़ा होता है. जैसे देखिए, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. भारत की अर्थव्यवस्था में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है स्टूडेंट्स, उसका ऑक्यूपाइज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक प्लेस, यूनिक पोजीशन, स्थान इसने ग्रहण किया है. ठीक है ना. क्योंकि बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स, इसका जो योगदान है, कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. कितना है, 14%. माने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है स्टूडेंट, ये भारत की अर्थव्यवस्था में इसने कितना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, 14%. ठीक है ना. And it also the textile industry employment generation 35 million persons directly. माने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से क्या है, 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली क्या हैं, इससे जुड़े हुए हैं. एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर. माने एग्रीकल्चर के बाद क्या होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर विच प्लेस अ वेरी डायनेमिक रोल इन द इंडियन जीडीपी. आफ्टर द एग्रीकल्चर वी कैन से दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, प्ले अ वेरी डायनेमिक रोल इन द इंडियन इकोनॉमी. ओके. एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट्स 4% टू जीडीपी. इंडिया के जीडीपी में क्या होता है, इसने 4% अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं. सो ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम द एग्रो वेस्ट. इसके बाद और भी सारे बहुत सारे हैं, हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके. सो सेकेंड नंबर इज दैट ओके स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया. सेकेंड वन इज द कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस. जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, कॉटन. ये देखिए क्या है, एंशिएंट इन इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वो प्रोड्यूस्ड. भारतीय प्राचीन भारत में भी हम देखें, कॉटन बहुत आज से नहीं जुड़ा हुआ है. एक इन्फॉर्मेशन में और आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है वो भारत, जो सबसे पहले कॉटन कपड़ा पहना और दूसरों को पहनना सिखलाया. यू नो व्हाट, आज से नहीं, यह यदि मैं बात करूं हिस्ट्री के पन्नों से, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो इतिहास के पन्नों में अमर है कि फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, द किंग ऑफ हड़प्पा, ही यूज्ड टू वेयर द कॉटन क्लॉथ. खुदाई से जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यदि आप पढ़िएगा स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो राजा था, ठीक है ना, जो खुदाई में मिला हुआ राजा, वहाँ जो कॉटन के कपड़े के सबूत मिले हैं, कुछ टुकड़े मिले हैं, जिससे यह साबित, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया उसने यह प्रूफ किया है कि यह क्या है, यह हड़प्पा सभ्यता जुड़ी हुई है. और इसका यदि हम डेटिंग मेंशन करें तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु यूज्ड टू वेयर द कॉटन क्लॉथ. ओके. सो इतिहास के पन्नों में अमर है. तो इंडिया आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से क्या है, हड़प्पा सभ्यता के ज़माने से भी हम बात करें तो क्या है, कॉटन के प्रचलन था हमारे भारत में. और कॉटन इंडिया का सबसे स्पेशलिस्ट था. कॉटन हमारे भारत का कॉटन क्या होता था,
वर्ल्ड के कंट्री में क्या होता था, जाता था वहाँ पर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इन एंसेंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वो प्रोड्यूस्ड। एंसेंट इंडिया में जो सूती कपड़े थे वह उत्पादन किए जाते थे विथ हैंड स्पिनिंग, हाथ से बना हुआ। आप कल्पना कीजिए कि हाथ से बना हुआ कपड़ा वर्ल्ड के मार्केट में जाता था फ्रॉम इंडिया। एंड हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स आफ्टर 18th century पावर हैंडलूम come into power looms came into use। 18th century means that means 18th century मीन्स 1700 से लेकर 1799 का जो एज है, ईस्वी है, उसे हम बोलते हैं 18th century। आप कल्पना कीजिए, कैन यू थिंक दैट, मतलब ये कि 18वीं शताब्दी में, मतलब यदि हम बात करें तो सबसे पहले मॉडर्न यूज का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1757 के बाद, ठीक है ना। जो औद्योगिक क्रांति आप पढ़िएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप, तो सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ पर? इंग्लैंड में, ठीक है ना। इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और आफ्टर बैटल प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था? जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी हुआ था। स्टूडेंट्स, इतिहास के पन्नों में है, ये इतिहास का टॉपिक नहीं है, ये है आपके ज्योग्राफी का। सो आप एनसीईआरटी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी यदि आप पढ़िएगा ना तो आपको फुल डिटेल्स मिलेंगे हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैपन। ओके, सो थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद से इंग्लैंड ने क्या किया था? इंग्लैंड ने इंडिया का जो पैसा था वो किस तरह से प्लंडर किया था, किस तरह से लूटा था। और यहाँ से लूटने के बाद इंग्लैंड ने क्या किया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने कंट्री में लेकर आया था। सीधे तरह से मैं यदि यह बात करूं इतिहास के पन्नों से, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ था? इन्होंने हमारे यहाँ से पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद क्या होता? स्टूडेंट्स, यहाँ को प्लंडर किया, और प्लंडरिंग करने के बाद अपने कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किए थे, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं 1757 के बाद से हमें वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि 1700 से लेकर 1799 के आसपास जो पावर लूम आए थे, हाथ मतलब मशीन का इस्तेमाल हुआ था, उससे पहले हमारे भारत में कपड़े हाथ से बनते थे। बात समझ में आया? माने ये कि हमारे हाथ से बने हुए कपड़े बहुत साल पहले क्या होता था? वर्ल्ड के मार्केट में जाते थे। आप समझ सकते हो ना। वी वर द बिजनेसमैन, हम लोग व्यापारी थे, नॉट ए जॉबर। नौकरी वाला ये भारत नहीं था। यदि आप भारत को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा, इतिहास के पन्नों से देखने की कोशिश करिएगा, एक्चुअल जो फैक्ट है उसे समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। व्हाट वाज द भारत। भारत सोनिक चिड़िया ऐसे ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से ब्रिटिशों ने हमारे देश को लूटा, यदि आप दादा भाई नौरोजी का रिसर्च पेपर आप पढ़िएगा, ठीक है ना, कैसे भारत का शोषण हुआ, किस तरह से भारत का पैसा ट्रांसफ़र होकर इंग्लैंड गया ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से, ठीक है ना। इसको आप हिस्ट्री के बातें हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, हायर क्लासेस में आप जाइएगा तो वहाँ आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टॉपिक यह बताना चाहता हूँ, मेरा कहने का मुख्य मकसद ये है कि एंसेंट इंडिया में, हमारे भारत में जो कपड़े थे, कपड़े हाथ से बनते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? धीरे धीरे जब ये पावर लूम आया, पावर लूम के आने के बाद इंग्लैंड ने क्या किया था? इंग्लैंड ने कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से हाथ का बना हुआ जो हमारे देश का कपड़ा था, और जो इंग्लैंड में
इस ज़माने में 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जब पावर लूम से कपड़े बनने शुरू हो गए, मशीन से कपड़े बनने शुरू हुए, तो उन लोगों ने क्या किया, कपड़े का जो रेट था वो घटा दिया। ऑब्वियसली हाथ से बने हुए कपड़े का दाम महंगा होगा, प्राइस महंगा होगा, और जो मशीन से बने हुए कपड़े होते हैं उनका प्राइस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें मेहनत कम लगेगा। तो इससे क्या होता है, इंग्लैंड ने क्या किया था, हमारे देश का जो कॉटन कपड़ा था यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाकर अपने कंट्री में क्या किया था, उसने पावर लूम्स का इस्तेमाल कर कर कपड़े बनाना शुरू किया। देखिए यहाँ पर किस तरह से ब्रिटिशों ने हमारे रॉ मटेरियल्स को लूटा है। जैसे सीमेंट, जिससे चूना बनता है ना, लाइमस्टोन एक स्टोन होता है ना, उससे क्या हुआ, सीमेंट के जो टेक्नोलॉजी है ये क्या हुआ था, ट्रांसफ़र हुए थे। हमारे भारत में चूने से घर बनते थे, ठीक है ना, सीमेंट को ज़माना नहीं था। सीमेंट तो क्या हुआ था, बाद में आया, बहुत बाद में आया, ठीक है ना। तो किस तरह से क्या हुआ था, हमारे देश से रॉ मटेरियल्स को वे ले जाकर अपने कंट्री में उसका प्रोसेसिंग कर कर बनाकर क्या करते थे, वहाँ से लेकर आते थे और हमारे भारत में बेचते थे। बात समझ में आ रहा है, माने किस तरह साइकिलिंग हो रहा था। मतलब रॉ मटेरियल्स भारत से लिया, भारत से ले जाने के बाद क्या, तो उसे अपने मिल्स में उसका इस्तेमाल किया, और अपने मिल में इस्तेमाल करने के बाद, बनाने के बाद उसे शिप के माध्यम से इंडिया के मार्केट में लेकर आया, और फिर यहाँ लेकर आने के बाद इसे सस्ते दाम में बेच रहा है। तो आप सोच रहे हैं किस तरह से हमारे भारत को लूट रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो इंडिया का रॉ मटेरियल्स मार पीट कर, शोषण करके, क्योंकि हम लोग क्या थे, वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम लोग क्या थे, ब्रिटिश के कॉलोनीज थे, ठीक है ना। और ये क्या करते, यहाँ के किसानों से जबरन क्या करते थे, वसूली करते, लूटते, मारते, पीटते, ठीक है ना। जो उनको इच्छा थी वो क्या करते, वहाँ खेत में क्या करते, प्रोडक्शन करवाते। तो उनको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल्स सस्ते दामों पर, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, जब इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट हो गया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाकर अपने मिल्स में क्या किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाया। मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद ट्रेन के माध्यम, शिप के माध्यम से उसे लेकर आया हमारे भारत में, और यहाँ पर क्या किया, बहुत सस्ते दामों में, चीप प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दिया। और जब यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दिया तो आपको पता है, जो यहाँ का हमारा जो इंडस्ट्रीज़ थे, जो कल कारखाने थे, जो आपका हाथ से बने हुए कपड़े थे, उसकी तुलना में वो कपड़े सस्ते बिकने लगे, जिससे लोगों का अट्रैक्शन वहाँ जाने लगेगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो तंत्र था अबाउट तो कॉटन का, जो मिल्स थे, हाथ के बने हुए जो कपड़े थे, वो क्या हो गया, बंद होने लगा। यही वो चाहते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, बैन हो गया इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यह मेरा जो मुख्य मकसद है वो कहना का यहाँ पर यह है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे भारत से ख़त्म होने लगा। लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि हमारे भारत में हाथ से बने हुए कपड़े बहुत फेमस थे, वर्ल्ड के मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा प्रसार था। लेकिन आज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत कम पायदान पर नहीं हैं, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से यह 2 थिंग्स था। अभी इसके आगे और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं, जिससे आप लोग को भी समझने में प्रॉब्लम्स ना आए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, ओके, 2 थिंग्स, 2 टॉपिक्स, टेक्सटाइल एंड कॉटन, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। So watch the video and try to understand what is mentioning here, and please I am requesting to you all, please students, you must read the book of NCERT, because NCERT help you lot for your further study, okay. Thank you.